Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ए शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। मतलब हमने जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था उसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर और लॉ ऑफ रिटर्न्स और रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, law of variable proportion states that as you increase quantity of only one input, keeping other inputs constant, total product initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate. ठीक है, and finally at a negative rate. That means हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था क्या? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ प्रोडक्ट फिक्स्ड रहेंगे और एक प्रोडक्ट वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए एक इनपुट को प्रोड्यूसर इंक्रीज कर सकता है, मतलब एक इनपुट में चेंज कर सकता है, बाकी सारे प्रोडक्ट फिक्स रहेंगे। ठीक है, इसीलिए टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, देन एट ए डिक्रीजिंग रेट एंड फाइनल एट ए नेगेटिव रेट। सॉरी स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कुछ एजम्पशन से फर्स्ट एजम्पशन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, प्रोडक्शन टेक्निक में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड एजम्पशन है ईच यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। वेरिएबल फैक्टर्स के जो डिफरेंट यूनिट्स है वो सारे इक्वली एफिशिएंट है। थर्ड एजम्पशन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, मतलब दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, फोर्थ assumption is some factors of production are fixed and others are variable. That is why ratio between the fixed factors and variable factors change at different levels of output. क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर फिक्स है और वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है, इसीलिए उनके रेशियो चेंज होगा। ठीक है, because of this law is known as law of variable proportion, right? स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक शेड्यूल के थ्रू हम और डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल इनपुट्स। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ वेरिएबल इनपुट्स लेबर को लिया है। ठीक है, वेरिएबल इनपुट्स वन, जो वेरिएबल इनपुट्स वन है मतलब एक है लेबर, तो टोटल प्रोडक्ट कितना है 4 यूनिट्स। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट है 4 यूनिट्स। जब वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हो रहा है 2 को, मतलब फर्स्ट 1 यूनिट था फिर 2 यूनिट को इंक्रीज हुआ, तो टोटल प्रोडक्ट कितने इंक्रीज हुआ 9 यूनिट्स एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ 5 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है 5 यूनिट्स, मतलब फर्स्ट था 4 यूनिट्स देन हुआ 9 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट में 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ, फर्स्ट था 4 यूनिट देन हुआ 5 यूनिट्स। ठीक है, थर्ड यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ है, मतलब फिर 1 यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है वेरिएबल फैक्टर में, तो टोटल प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है 13 यूनिट्स। तो टोटल प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हुआ, सेकेंड यूनिट में था 9 यूनिट्स फिर हुआ 13 यूनिट्स, तो 4 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ। ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश हो रहा है, मतलब 5 यूनिट्स था सेकेंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट 4 यूनिट। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर जब 4 यूनिट से टोटल प्रोडक्ट है 15 यूनिट्स एंड मार्जिनल प्रोडक्ट है 2 यूनिट। मतलब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश हो रहा है और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है एट ए डिमिनिशिंग रेट। देखिए, फर्स्ट यूनिट में जब टोटल प्रोडक्ट था 4 यूनिट, फिर सेकेंड यूनिट में हुआ 9 यूनिट्स, तो टोटल प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हुआ 5 यूनिट्स, फिर टोटल प्रोडक्ट 13 यूनिट हुआ, 9 से 13 हुआ, तो 4 यूनिट का इंक्रीज हुआ। टोटल प्रोडक्ट का इंक्रीज तो हुआ लेकिन एट ए डिमिनिशिंग रेट। फर्स्ट 5 यूनिट्स इंक्रीज हुआ,
फिर 4 यूनिट्स इंक्रीज हुआ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ यूनिट वेरिएबल फैक्टर में टोटल प्रोडक्ट है 15 यूनिट्स, मतलब 2 यूनिट्स का इंक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट का इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एट ए डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट 2 यूनिट्स है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। मतलब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ए फर्स्ट इंक्रीजेस एट ए इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ यूनिट वेरिएबल फैक्टर में टोटल प्रोडक्ट है 15 यूनिट्स, मतलब फोर्थ यूनिट में 15 यूनिट्स थे और फिफ्थ यूनिट में भी 15 यूनिट्स है। टोटल प्रोडक्ट यहाँ पर कांस्टेंट है और मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होकर 0 हो गया है, ठीक है। तो इससे हम क्या देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम है, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर 6 यूनिट जब है, टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश हो गया है, 15 से 12 हो गया है और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, टोटल प्रोडक्ट जैसे ही डिमिनिश हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो इससे हम 3 स्टेजेस देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ए इंक्रीज रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ठीक है। सेकेंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस बट एट ए डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। जैसे देखा कि पहले 5 यूनिट्स का इंक्रीमेंट हुआ था, फिर 4 यूनिट का, फिर 2 यूनिट्स का, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस एट ए इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट, देन डिमिनिशेस। एंड मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ है, मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड स्टेज में डिमिनिश हो रहा है और 0 हो रहा है, एंड थर्ड स्टेज में नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। नाउ स्टडी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन डायग्राम। इन पैनल ए वाई एक्सिस में हमने टोटल प्रोडक्ट को लिया है एंड एक्स एक्सिस में यूनिट्स ऑफ लेबर लिया है। इन पैनल बी वाई एक्सिस में एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट को लिया है एंड एक्स एक्सिस में यूनिट्स ऑफ लेबर, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में बोथ टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट राइज कर रहे हैं, ठीक है। इन फर्स्ट स्टेज फेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मतलब पॉइंट ए में मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो एट दिस पॉइंट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है बट एट ए डिमिनिशिंग रेट, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शोज दैट at this point marginal product is maximum and after this point total product increases but at a diminishing rate। उससे पहले तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है लेकिन एट ए इंक्रीजिंग रेट, एट एन इंक्रीजिंग रेट, बट आफ्टर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट बट मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश हो रहा है एंड एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम में उसका मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्ट का मैक्सिमम सेकंड स्टेज में हो रहा है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है एवरेज प्रोडक्ट को एट वेयर एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट जहाँ पर मैक्सिमम है, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को उसके मैक्सिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एट सेकंड स्टेज, ठीक है। और थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश हो रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी डिमिनिश हो रहा है बट मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होके नेगेटिव हो रहा है। टोटल प्रोडक्ट जहाँ पर मैक्सिमम है एट स्टेज 3 टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है और जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो रहा है और उसके बाद नेगेटिव हो रहा है। थर्ड स्टेज में हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, वेयर टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0, ठीक है। एट फेज 3 मतलब थर्ड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट फॉल्स, मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स हमने अभी शेड्यूल में और डायग्राम में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के जो 3 स्टेजेस देखे हैं उसको हम डिटेल्स में और डिटेल्स में जान लेते हैं, ठीक है।
The changes in total product and marginal product can be categorized into the following three stages. First stage. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, हेंस इट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. ठीक है. सेकंड स्टेज. सेकंड स्टेज में क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट. टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट, हमने शेड्यूल में देखा. ठीक है. एंड मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस. मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है बट मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव at second stage. So second stage is also known as diminishing returns to factor. ठीक है. Third stage. Total product falls and marginal product becomes negative at third stage. Hence it is called as negative returns to factor. Right? Point of inflection. Students, हमने diagram में देखा था point of inflection. In the upper part of the diagram, that is panel A, point A shows point of inflection. Point of inflection shows that from this point total product increases at a decreasing rate. मतलब point of inflection के before, point of inflection के पहले total product increases at a increasing rate, but after point of inflection total product increases at a decreasing rate. Point of inflection also shows that MP मतलब marginal product is maximum at this point. After this point marginal product starts diminishing. Students, देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शोज कर रहा है कि एट दिस पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एंड आफ्टर दिस पॉइंट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ए डिक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स diminishing. Marginal product is maximum at this point but after this point marginal product starts diminishing and total product increases at a diminishing rate after this point of inflection. Right? Reasons for the stages of law of variable proportion. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेजेस हमने देखा. तो उन 3 स्टेजेस की क्या क्या रीज़न है वो अब हम देखेंगे. रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. फर्स्ट स्टेज क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के क्या रीज़न है वो हम भी देखेंगे. फर्स्ट रीज़न है फिक्स्ड फैक्टर फुल्ली यूटिलाइजेशन. Initially, fixed factor remain underutilized as the supply of the fixed factor is more, but variable factors are very few. ठीक है. सर्टेन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? कुछ फैक्टर फिक्स रहते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल है. ठीक है. सो वेरिएबल फैक्टर्स आर वेरी फ्यू बट फिक्स्ड फैक्टर इज लार्ज. सो व्हेन वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज एंड combined with fixed factor, so fixed factor is better utilized and output increases at a increasing rate. ठीक है. ये एक रीज़न है फिक्स फैक्टर फुल्ली यूटिलाइजेशन. एक रीज़न है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के. सेकंड रीज़न क्या है? इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. as the number of variable factors increases it raises the number of output. वेरिएबल फैक्टर के नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ऐसे ऐसे नंबर ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है. वेरिएबल फैक्टर के इंक्रीज होने से आउटपुट इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. दैट मीन्स विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है. थर्ड रीज़न है गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनपुट्स. मतलब गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स. As long as fixed factor remains underutilized, additional application of the variable factors tends to increase output. ठीक है. मतलब फर्स्ट स्टेज में फिक्स्ड फैक्टर ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो रहा है. जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हो रहा है फिक्स्ड फैक्टर के ठीक से यूटिलाइजेशन हो रहा है जो कि आउटपुट को इंक्रीज कर रहा है. The increase in return occurs as long as the optimum level of combination between variable factors and fixed factors is achieved. ठीक है. मतलब वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर का जो लेवल ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन दैट कॉम्बिनेशन व्हाट कॉम्बिनेशन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट देता है उसको ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन कहते हैं. द इंक्रीज रिटर्न ऑकर्स. मतलब इंक्रीज रिटर्न तब तक रहता है जो जिस टाइम तक वेरिएबल फैक्टर एंड
फिक्स्ड फैक्टर का ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट कॉम्बिनेशन विच गिव्स द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तब तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये 3 रीजन से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के, फर्स्ट फिक्स्ड फैक्टर फुल यूटिलाइजेशन, सेकंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, थर्ड गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनपुट्स, राइट। Reasons for diminishing returns to factor. First reason, fixity of the fixed factor. Fixed factor is fixed and variable factors goes on increasing. In the short run, we know that fixed factor is fixed and variable factor increase हो रहा है. As more and more units of variable factors combined with the fixed factor gets excessively utilized. Students, हमने अभी पढ़ा था increasing returns to factor में क्या, इंक्रीज इन रिटर्न फैक्टर में क्या होता है कि फिक्स्ड फैक्टर अंडर यूटिलाइज थे, तो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर का इंक्रीज हो रहा था, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, लेकिन आफ्टर सम पॉइंट फिक्स्ड फैक्टर गेट्स एक्सेसिवली यूटिलाइज, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर का इंक्रीज नहीं हो रहा था और वेरिएबल फैक्टर का इंक्रीज हो रहा था, तो फिक्स्ड फैक्टर का ज़्यादा यूज़ हो रहा था। ज़्यादा यूज़ होने से दिस रिजल्ट्स इन डिक्लाइनिंग इन प्रोडक्शन, आउटपुट का डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक रीज़न है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का। सेकंड रीज़न है फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इज इम्परफेक्ट। Factors of production are imperfect substitutes of each other. They are not perfect substitutes of each other. That means लैंड एंड लेबर आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। लैंड का काम लेबर नहीं कर सकता है और लेबर का काम लैंड नहीं कर सकता है। सिमिलरली मोर एंड मोर ऑफ लेबर कैन नॉट बी कंटिन्यूसली यूज्ड इन प्लेस ऑफ एडिशनल कैपिटल। ठीक है, लैंड और लेबर में क्या है, लैंड फिक्स फैक्टर है और लेबर वेरिएबल फैक्टर है। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी के लैंड में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय करेंगे तो फर्स्ट क्या होगा, प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा, बट आफ्टर सम पॉइंट लैंड इज एक्सेसिवली यूटिलाइज्ड एंड प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा, प्रोडक्शन में डिमिनिश होगा। ठीक है, दैट इज वाई डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर अकर्स, राइट। अब हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। थर्ड स्टेज जो कि नेगेटिव रिटर्न्स है, उसका रीज़न क्या है। फर्स्ट रीज़न फिक्स्ड फैक्टर। Negative returns to factor occurs because some factors of production are fixed in nature that cannot be increased with increase in variable factors in the short run. शॉर्ट रन में हमने पढ़ा था कुछ फैक्टर फिक्स है और कुछ वेरिएबल है, फिक्स फैक्टर को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, जिसके लिए नेगेटिव रिटर्न हो रहा है। ठीक है, सेकेंड रीजन है इनएफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। विथ मोर एंड मोर इंक्रीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स the advantages of specialization diminishes. It results in inefficiency of variable factors. फिक्स फैक्टर तो फिक्स है, वेरिएबल फैक्टर्स को ज़्यादा इंक्रीज करने से जो एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो डिमिनिश हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने से क्या होगा, फिक्स फैक्टर तो फिक्स है, वेरिएबल फैक्टर्स को ज़्यादा इंक्रीज करने से वो तो फिक्स फैक्टर का काम नहीं करेंगे, उल्टा प्रोडक्शन डिमिनिश होगा और उसके बाद नेगेटिव होगा। ठीक है, थर्ड रीज़न है वीक कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स। एज वेरिएबल फैक्टर्स बिकम्स टू मच इन कंपैरिजन टू फिक्स फैक्टर, दे बिकम ऑब्स्टेकल फॉर ईच अदर। फिक्स फैक्टर फिक्स है और वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वो एक दूसरे को ऑब्स्टेकल कर रहे हैं प्रोडक्शन में, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए। इन अदर वर्ड्स दे ऑब्स्ट्रक्ट ईच अदर, दिस लीड्स टू नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। मतलब फिक्स फैक्टर फिक्स है और वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है, तो प्रोडक्शन में डिमिनिश और नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये थर्ड रीज़न है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर का। स्टूडेंट्स, हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पूरा का पूरा पढ़ लिया है। इसके जो 3 स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, मतलब इंक्रीज इन रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, ये सारे हमने पढ़ लिया है। उसके रीजंस भी पढ़ लिया है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी पढ़ लिया है। आई होप स्टूडेंट्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।